राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, क्या आप पुनर्जन्म पर यकीन करते हैं? क्या आप लोग इस बात को मानने के लिए राजी हैं कि हमारे द्वारा किए गए कर्म जो कि हमारे पूर्व जन्मों में हुए हैं, वो कर्म ही हमारे अब के जन्म में उन्नति को या अवनति को निर्धारित करते हैं? हम लोग लगातार अचानक से बहुत ज़्यादा उन्नति पा जाते हैं, पैसा, धन दौलत, मान सम्मान सब कुछ पा जाते हैं, और अचानक से हम ऐसे गिर जाते हैं कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा रंक बन जाते हैं। क्या आपने कभी ऐसी चीज़ें अपने जीवन में देखी हैं? और फिर मैं आपसे एक बात और ज़रूर पूछूंगा कि क्या आप काला जादू, भूत प्रेत या आत्माओं का जो सफ़र होता है उस पर यकीन करते हैं? आज की कहानी, क्योंकि ऐसी कहानी होने वाली है जो कि ना केवल आपको चौंकाएगी बल्कि सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि आज हम लोग कैसी बातें आप लोगों से कर रहे हैं। दोस्तों, आज की कहानी वहाँ की है, उस जगह की है जिसके बारे में अगर कोई नाम भी तो लेना तो किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। वो जगह है भानगढ़। भानगढ़ का किला पूरे भारत में सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेसों में अगर किसी का नाम सबसे पहले आता है तो वो जगह है भानगढ़ का किला, जो कि अलवर से जयपुर जाने वाले रास्ते में बीच रोड पर आता है। एक ऐसा जगह जहां पर एएसआई ने आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडिया के मुताबिक साफ शब्दों में लिखा गया है कि यहाँ सुबह 6 बजे से पहले और शाम को 6 बजे के बाद कोई भी इस जगह पर ना रुके, वरना कुछ भी गलत हो सकता है। ये स्पष्ट लिखा हुआ है। अच्छा, वो जो टोटली साइंटिफिक महत्वों को जानती हैं, वो जो आस पड़ोस के जो तांत्रिक हैं, जो पंडित हैं, जो विद्वान लोग हैं, उनकी बातों को जानते हैं, उन सारी बातों पर जब उन्होंने निष्कर्ष निकाला तब जाकर लोगों के लिए पाबंदी लगाई कि भैया यहाँ मत आना। यहाँ एक नहीं, दो नहीं, हजारों आत्माएं घूमती हैं, और वो कब किसके साथ क्या कर दें इस बात के बारे में कोई सोच नहीं सकता। मैं भी नहीं बता पाऊंगा। लेकिन आज की जो कहानी है वो शुरू होती है भानगढ़ के किले से, और वो कहानी अंत करती है एक ऐसी जगह पर जहाँ पर लोग सोचने के लिए मजबूर हो गए कि भैया मामला तो राजस्थान का है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में क्यों समाप्त हो रहा है। दोस्तों, ज़्यादा वक्त नहीं गंवाऊंगा, आपको सीधा उस जगह पर ले चलूँगा जहाँ पर ये घटना घटित हुई है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले का एक गांव, नाम होता है ललितपुर। ललितपुर गांव की रहने वाली वे लड़की, नाम होता है सुनीता। इतनी अच्छी लड़की, बहुत ही शुद्ध और सात्विक भाव से रहने वाली। उसके परिवार में 2 बहनें हैं, 2 भाई हैं, और उसके पिता जो हरिचंद हैं बहुत अच्छे तरीके से अपने परिवार को अपनी जिम्मेदारी से पेट पालते हैं। सारी बातें सब कुछ आसान। अब जब सुनीता बड़ी होने लगी, 18 वर्ष की हो गई, तो उसके पिताजी अपनी बेटी की शादी के लिए एक अच्छा सा वर ढूंढने लगे, और उनको एक रिश्ता भी मिल जाता है। इस रिश्ते में वो देखते हैं कि लड़का है, नाम है राहुल। राहुल अच्छा पढ़ा लिखा है, उम्र करीब 23 साल है, अच्छा लड़का है। परिवार में उसकी एक बहन है और वो अकेला लड़का है। तो हरिचंद बहुत ज़्यादा खुश हुए और भाई उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता कर दिया। अब रिश्ता हुआ, कुछ रिश्तेदारों ने कहा कि भैया यहाँ पर रिश्ता मत करो, आदमी ठीक नहीं है, थोड़े लालची किस्म के लोग हैं। लेकिन यहाँ जो हरिचंद जी हैं, उन्होंने ये सोचा कि यार ऐसा तो दुनिया करती है, हो सकता है भाई हमको ये अकेला लड़का मिल रहा है और हमारी इस बात से ये लोग खुश नहीं होंगे, इसलिए इन्होंने मना करने की बात करी है। अभी ये बहानेबाजी कर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी का रिश्ता यहीं पर करूँगा। और ये रिश्ता हुआ मेरठ में। बागपत से थोड़ी दूरी पर मेरठ मौजूद है। मेरठ की कॉलोनी, कृष्णा कॉलोनी में यह परिवार रहता है राहुल का। राहुल के परिवार में जब ये बातें पता चली, भाई जमींदार व्यक्ति है तो अच्छा धन दौलत देगा और शादी करेगा। उधर हरिचंद जी कह रहे हैं भैया मेरा तो 1 रुपये का रिश्ता है, मेरे पास तो रोटी बेटी है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं दे पाऊँगा। अब यहाँ पर थोड़ी बातें हुई, बिचौलिया ने थोड़ी बातों को कहा भी, थोड़ी बातों को छुपाया भी। अब यहाँ पर ये समय आ जाता है इस लड़की सुनीता की शादी का। सुनीता की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। हरिचंद ने कर्ज भी लिया और जो उसके पास रकम मौजूद थी वो सब कुछ खर्च कर दी। अपनी बेटी का बड़ी तसल्ली से अपनी औकात के अनुसार दान दहेज भी दिया, बेटी का विवाह कर दिया।
लड़की सुनीता राहुल के घर तो गई, वहाँ पर वो कुछ समय तक तो उसकी सास ने, उसकी ननद ने बड़े प्यार से उस लड़की को रखा, लेकिन धीरे धीरे उनका जो वो रूप सामने आना था, जो कि अभी तक उनके सामने नहीं आया, वो झांकने लगा। अब तो बात बात पर वो सास ताने देने लगी, ननद भी कहने लगी ये तेरे बाप ने दिया ही क्या है, और चुपचाप से ये काम भी कर, वो भी काम भी कर, मतलब वो घरों वाले झगड़े, मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा। लेकिन वो लड़की जो सुनीता है वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। लड़का जो राहुल है वो दिल्ली में नौकरी करता है, वो मेरठ सप्ताह सप्ताह आता, शादी पर कुछ दिन तो रहा वो, जब छुट्टियां नहीं उसकी घर पे, लेकिन अब उसने ड्यूटी ज्वाइन कर ली तो अपना काम ऐसे करता, 5-6 दिन में वो आया जाया करता। लेकिन जब भी वो आता उसका व्यवहार अपनी पत्नी सुनीता के लिए बहुत ज़्यादा अलग अलग और भड़काऊ सा रहता। वो उसके साथ समय तो बिताता, लेकिन उसको पता नहीं क्यों मन ही मन वो कुछ दुश्मन टाइप का सा सोचने लगा। लेकिन एक रात जब वो सुनीता अपने पति के पास सो रही थी बिस्तर पर, उसको रात को कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वहाँ पर कुछ धुआं सा, कुछ ऐसा अजीब सा है, एक अलग तरह की खुशबू सी उसकी नाक में आ रही है। लड़की रात के 12 बजे के लगभग खड़ी हुई। आज रात उसकी आंखों में निद्रा तो थी ही नहीं। उसने देखा कि उसके कमरे में एक अजीब सी धुआं है। उसने लाइट जलाई, उसने देखा उसका पति जो राहुल है पूर्ण रूप से सो रहा है, लेकिन वो देखती है कि उसके सिरहाने पर एक बड़ा सा नींबू पे कुछ लाल रंग का लगा हुआ है, और उसमें करीब 10-15 लौंगें, जो लौंग होती हैं, वो गड़ी हुई हैं, और वो एक बॉल की तरह वहाँ पर मौजूद है। अब जैसे ही उस सुनीता ने उसको देखा, उसने सोचा ये तो कुछ ऊटपटांग चीज़ है भाई, ऊपर पर आया कुछ, क्या है कैसे, वो समझ नहीं पाई। लेकिन जल्दी ही उसने उस नींबू को हाथों से उठाने की कोशिश करी, लेकिन जैसे उसने अपने उसको हाथ लगाया ना, वो इतना गर्म था कि उस लड़की यानी कि सुनीता का हाथ जल गया। वो बहुत ज़ोर से घबरा गई। उसने बहुत ही जल्दी वहाँ जो छोटी तौलिया होती है, वो तौलिया उस नींबू के ऊपर गिरी, और बस उसको पकड़ के और बड़ी तसल्ली से वहाँ से अपनी बालकनी में लेकर गई। वो उसने जो नींबू है ना, उसको ऐसे फेंका, नीचे जाते ही वो अचानक से बहुत बड़ा धमाका सा हुआ और वो गायब, जैसे कोई पटाखा फूटा हो। इस सब चीज़ों को देखने वाली सुनीता इतनी ज़्यादा घबरा गई, पसीने पसीने तरबतर। वो अपने कमरे में जाकर लेटी। थोड़े समय बाद उसका दरवाज़ा खटखटाया। सुनीता घबराते हुई जागी। उसने देखा, हाँ कौन? तो सामने उसकी सास खड़ी थी। सास ने कहा, क्या किया तुमने? कैसी आवाज़ थी? क्या बात परेशानी हो गई? सुनीता ने कुछ भी नहीं बताया। लेकिन हाँ, अब सुनीता ये समझ गई थी कि जो उसके पति राहुल का व्यवहार दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है, इसका मुख्य कारण कुछ ऐसा है कि ये जो माँ है ना, ये उसके पति यानी कि अपने बेटे राहुल को भड़काती है और उस पर कुछ तंत्र मंत्र की विद्या करती है, और इसी वजह से उसका पति जो राहुल है उसके लिए भड़काऊ सा रहता है। सीधे मुंह बात नहीं करता है, कई बार तो गाली गलौज भी कर देता है। अब एक पढ़ा लिखा लड़का इस तरह का व्यवहार करे, और ऐसा व्यवहार पहले था ही नहीं, लेकिन अब क्यों तब्दील हो गया, ये बड़ी बात थी। अब यहाँ पर जो सुनीता थी वो सुबह होने का इंतजार करती है। अब जैसे ही सुबह हुई, उसने अपने पिता के पास फ़ोन किया। उसने बताया सारी बात बड़ी तसल्ली से। हरिचंद जी, जो कि उन बातों को समझ गए थे, वो सीधे मेरठ आते हैं और मेरठ से अपनी बेटी को कुछ दिनों के लिए अपने गांव लेकर जाते हैं, यानी कि सुनीता के मायके। पूरे परिवार में यही बात थी कि पिता आया बेटी को ले जा सकता है, भाई उसका अधिकार है, तो वो ले गया, कोई झगड़ा नहीं, कोई बात नहीं। उधर जो हरिचंद अपनी बेटी को उस गांव में लेकर आए, हरिचंद के जाने वाले एक अच्छे साधु संत थे, बहुत अच्छे थे उनके मंदिर के। उनके पास वो अपनी बिटिया को लेकर गए कि बाबा ऐसे ऐसे दिक्कत है, हमारी बेटी बड़ी परेशान है और इसको देखो ज़रा, समझो, समझाओ हमें भी, क्योंकि हम लोग तो बड़े परेशान हैं, ये बेटी ज़्यादा दुखी है। तो अब संत भगवानों की लीला कुछ ऐसी होती हैं कि उनके पास विधा तो सारी होती हैं, पूरी जानकारी होती है, लेकिन
वो हर किसी के लिए वो दरवाज़ा नहीं खोलते, वो तो अपनों के लिए ही कुछ दया दृष्टि कर देते हैं। हरिचंद्र अच्छे भगत थे, तो हमारा बाबा ने कहा कि ठीक है, बेटी को बिठाओ और मैं कुछ देखता हूँ। संत अपने नेत्र बंद करके आराम से उस लड़की के तरफ तसल्ली से जब आंतरिक दृष्टि में उसकी तरफ झांक कर देखते हैं तो वो खुद डर जाते हैं। डरते हुए कहते हैं कि भाई हरिचंद, इस लड़की के ऊपर तो कुछ बड़ा ही बवाल है और ये लड़की बस परेशानी हो रही है। और वो लड़की वाकई में परेशान थी। सुनीता बहुत ज़्यादा थकने लगी थी, बिल्कुल थकी हुई, शरीर में कोई दम ही नहीं, बहुत परेशान लड़की। अब हरिचंद्र ने कहा बाबा आप इलाज करो। बाबा ने मोर पंख से कुछ झाड़े वगैरह लगाए, उनसे कुछ लड़की को आराम तो हुआ, लेकिन बाबा ने उस लड़की को उसके ससुराल भेजने से मना कर दिया। करीब 7-8 दिन बाद राहुल अपनी पत्नी सुनीता को लेने के लिए अपने ससुराल तो आया। कहने लगा, जिद करने लगा कि भाई उसकी पत्नी को भेजो, लेकिन हरिचंद जी ने साफ मना कर दिया कि अभी इस लड़की का इलाज चल रहा है, थोड़ा आप समझो, कुछ परेशानियां हैं इस लड़की के सर पे, तो हम उसको उतार दें आपको, फिर आपकी पत्नी, हमको झगड़ा नहीं चाहते, ना ही हम कर रहे हैं। लेकिन राहुल का व्यवहार बहुत ज़्यादा बदल गया था उनके ससुराल जनों के प्रति भी। सुनीता के प्रति तो था ही ऐसा, लेकिन उसके माता पिता के प्रति भी उसका व्यवहार बदल गया। वो बड़े हैरान कि ये लड़का ऐसे कैसे बोल रहा है, ऐसे कैसे कर रहा है, उनको बड़ा अजीब लगा। अब ये सब बातें तो वहाँ पर हुई। राहुल गुस्से में अपने घर चला गया। अब तो दिन प्रतिदिन कभी राहुल की सास फ़ोन करे, कभी तो राहुल की माँ फ़ोन करे, कभी तो राहुल की बहन फ़ोन करे, उस लड़की को परेशान करने लगी। अब वो जो लड़की है सुनीता, वो बड़ी बीमार रहने लगी, उसकी मानसिक स्थिति भी मतलब कि डैमेज होने लगी, वो संतुलन में नहीं, कई बार तो बहकी बहकी बातें करती। अब ये स्थिति क्यों खराब हो रही थी उनको भी समझ नहीं आ रहा था। हमारे एक मित्र हैं जो कि शामली उत्तर प्रदेश में रहते हैं, बागपत से कोई जाने वाला था उनका, वो संपर्क कुछ इस तरीके से बैठा कि उन्होंने उस लड़की सुनीता को कहा कि हम कुछ दिखाना चाहते हैं। हरिचंद जी को बोला तो आप अपनी बेटी को लेकर यहाँ आ जाइए। और फिर वो जो हमारे मित्र हैं शामली के रहने वाले मनोज कुमार जी, उन्होंने हमसे संपर्क किया था और वो हमारे बहुत पहले के दोस्त हैं, क्लोज फ्रेंड्स में हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप बेफिक्र रहिए और लेके आइए, हम बात करते हैं। रात्रि के करीब 11 बजे वो लोग आए हमारी ऑफिस। अब ऑफिस का हाल देखकर वो थोड़े चौंके भी, कह रहे कि यहाँ पर क्या इलाज होगा। तो हमने हरिचंद जी को कहा कि आप शांति से बैठिए, हम सुनीता से बातें करेंगे, सुनीता से कुछ पूछेंगे, सुनीता यहाँ पर कुछ बताएगी और उनको जानने की कोशिश आप भी कीजिएगा। सुनीता बैठी, सुनीता से बातें करी, सुनीता ने अपनी ज़िंदगी की कुछ बातें बताई, लेकिन उसकी मनोस्थिति सामने आ रही थी क्योंकि वो थोड़ी बहकी बहकी बातें भी कर रही थी, हंस रही थी, हाँ सब ठीक है, फिर कह रही अरे वो बड़ी परेशान है, दुखी है, उसको डर लगता है, कभी कहती नहीं सब ठीक है। तो अजीब स्थिति बन रही थी उस लड़की की। हमने हरिचंद जी को बताया, उनको मोटिवेट किया कि हम इन लड़की का PLR करना चाहते हैं और आप हमारी मदद कीजिएगा, हमारे साथ रहिएगा। ऐसी बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन ये लड़की बहुत गहरी निद्रा में जाएगी और फिर हम इनके आंतरिक भाव से, जो इनकी रूह है, आत्मा है, उससे बातें करेंगे और शायद वही बताएगी कि इस लड़की के पूर्व जन्मों का जो कार्मिक कनेक्शन है वो कैसे कैसे इसको परेशान कर रखा है, आखिर इसके पीछे वजह क्या है। तो उनको उस खास बिस्तर पर लेटाया गया। सुनीता को बड़े प्यार से कहा बेटा लेट जाओ और तसल्ली से आप गहरी निद्रा में जाने की कोशिश करो। यहाँ उस प्रक्रिया को आरंभ किया गया, हिप्नोटाइज किया गया, लेकिन यहाँ पर परेशानी आनी शुरू हो गई थी। यानी कि वो लड़की अगले 1 मिनट में अचानक से आंखें खोलती, उठकर बैठ जाती, मतलब कि वो उस निद्रा में जाना ही नहीं चाहती थी। हरिश्चंद्र जी ने बताया कि ये लड़की सोती नहीं है, ऐसी जागती रहती है, बैठ जाती है, मोबाइल चलाती है, फिर लेट जाती है, फिर थोड़ी देर आंखें बंद करती है। इस तरह की स्थिति इसकी घर पे भी स्थिति होती है। तो फिर हमने थोड़ा सा प्रयास किया, अपने गुरुदेव को याद किया और फिर कहा कि इस जो आत्मा है इसको शांति दो, इसको सोने दो।
और फिर वो प्रयास सफल रहा। सुनीता गहरी निद्रा में गई, बिल्कुल शांत। उसके बाद इनकी स्पिरिट गाइड को जब सामने लाया गया तो इनकी जो स्पिरिट गाइड थी ना, उसका भी ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने उनका गला दबा रखा हो। बहुत ज़्यादा भर्राई आवाज़ में स्पिरिट गाइड बात कर रही है और ऐसे बोल रही है जैसे उसको वो बंधन बोलने ही नहीं दे रहा है। तो कहते हैं ना कि कुछ एंटिटी ऐसी होती हैं जिनका प्रभाव वाकई में बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, राक्षस टाइप का। और वही था, वो एंटिटी उसको इसी प्रकार से जकड़ी हुई थी। अब भाई यही एक सिंपल सी बात है, थोड़ा प्रयास हमने भी किया, उस एंटिटी से उनकी जो स्पिरिट गाइड थी उनको फ्री किया। स्पिरिट गाइड ने उस आत्मा को, सुनीता के शरीर की जो आत्मा है, उसको सफ़र पे भेजा। उनसे कहा गया कि इनको लेकर जाइए इनके पास्ट में। अब पास्ट की बातें आज की नहीं, करीब 300 साल पहले की बात है। ये अपने आप को पाते हैं कि ये इस समय बूंदी रियासत में है और एक राजा की बेटी है, राजकुमारी है, नाम है रत्नावती। रत्नावती इतनी सुंदर है कि वो तो क्या, उसकी रियासत में कोई इतना सुंदर नहीं होगा। बेहद सुंदर लड़की। इसके माता पिता इस लड़की की बड़ी अच्छे ढंग से सुरक्षा रखते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, लाड़ चाव से पालते हैं। रत्नावती का शुरू से ही एक खास शौक रहा है, वो भूत प्रेतों पे, जो एंटिटी हैं, जो प्रेत आत्मा हैं, ऐसी चीज़ों पर कुछ खास इंटरेस्ट रखती थी। और इसी वजह से उन्होंने उन्हीं बूंदी रियासत के एक बड़े तांत्रिक थे, उनके पास वो जाती हैं, उनसे कहती हैं कि उनको तंत्र विद्या सीखनी है। पहले तो तांत्रिक ने मना किया कि राजकुमारी आपके लिए ये सब चीज़ नहीं है, लेकिन आप भाई ज़्यादा ही जिद करोगी तो भाई आप लोग तो राजा हो, कहीं ऐसा ना हो उसको सीताराम कर दें, मरवाई दें। तो जो रत्नावती है वो अपने उस तांत्रिक गुरु से तंत्र विद्या सीखने लगती है और धीरे धीरे महारत हासिल करने लगती है। ये रत्नावती पारंगत हो जाते हैं उस तंत्र विद्या में। यानी कि कबूतरों को कोई खास संदेश उनके ऊपर फूंक देती तो वो कुछ भी हो जाता, जादू सा होने लगा था। लेकिन रत्नावती को इस बात का थोड़ा फिक्र होने लगा जब जब उसके पिता ने उसका रिश्ता तय कर दिया। रिश्ता तय हुआ माधव, जो माधव सिंह थे उनसे, जो जयपुर रियासत के राजा थे। माधव सिंह से जब उनका रिश्ता तय हो गया तो रत्नावती डर गई इस बात को लेकर, कहीं ऐसा ना हो उनके ससुराल में ये खबर पता चल जाए कि भाई उनकी तो जो बहू है, होने वाली बहू, एक तांत्रिक है, और कहीं तांत्रिक ये भेद ना खोल दे, किसी को बता ना दे। तो वो अपने गुरु के पास गई, गुरु से कहने लगी, गुरुजी ऐसा है, आप ये बात किसी से तो नहीं कहेंगे। अब जो तांत्रिक होते हैं ना, वो एक अजीब तरह का नशा भी करते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं तू बेफिक्र रहे। लेकिन यहाँ पर वो लड़की रत्नावती अपने गुरु को माफ़ नहीं कर पाई और उसने जिस गुफा में उनके गुरु रहा करते थे, उस गुफा के गेट पर तंत्र विद्या से एक बड़ा सा पत्थर लगा दिया और उनके गुरु को वहीं तड़पने के लिए छोड़ दिया उसी गुफा में। और वहाँ पर ऐसी व्यवस्था कर दी कि वो गुरु अपने अंत समय तक उस पत्थर को वहाँ से नहीं हटा पाए। उनके वहाँ पर बड़ी दर्दनाक तरीके से जान चली जाती है। उधर रत्नावती की शादी हो जाती है माधव सिंह से। माधव जी के लिए एक नया किला बनाया जा रहा था। ये किला था भानगढ़ में। भानगढ़ का किला इतना सुंदर बनाया जा रहा था, इतनी सुंदर बाजार की व्यवस्था थी, इतनी सुंदर दुकानें बनाई जा रही थी। वहाँ पड़ोस में ही एक संत रहा करते थे। संत बोलो, उनको तांत्रिक बोलो, कुछ ऐसे सिद्ध बाबा थे। अब उन बाबा ने पहले तो उनसे मना किया कि भाई यहाँ पर कुछ ऐसा मत बनाओ, और फिर भी अगर तुम कुछ बना रहे हो तो फिर एक काम करो कि उनकी जो कुटिया है ना, उस पर धूप आनी चाहिए। वहाँ पर अगर अंधेरा आ गया तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। बस इस बात से बड़ी उन्होंने कह दिया। अब जो रियासत थी माधव सिंह की, उन्होंने अपनी प्रक्रिया चालू करी। महल तो बनवाया, लेकिन एक खास सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया कि जो बाबा हैं उनकी कुटिया पर कोई परछाई ना आए।
अब रानी रत्नावती उस घर में आ गई। महारानी थी, उनकी सुंदरता से बहुत दूर दूर तक होने लगे। बिल्कुल पहाड़ी की जड़ में बसा हुआ ये भानगढ़ का किला बेहद सुंदर किला। आज भी अगर आप देखो है तो वो हॉन्टेड जगह, बहुत से लोग जाते हैं वहाँ, एक टूरिस्ट पैलेस बना हुआ है वो। लेकिन वहाँ जाने के बाद आप वहाँ की सुंदरता को बस इमेजिन कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा भानगढ़ का किला, इतना सुंदर है। लेकिन ये अब जैसे जैसे वहाँ पर रानी रत्नावती अपनी सुंदरता दिखाती, या फिर सुंदर तो थी ही, वो अपना राजपाट चलाने लगे थे, सुंदर सुंदर बाजार थे। एक दिन वो जो बाजार में से जा रही थी तो उस बाजार में एक काले कपड़े पहने हुए एक तांत्रिक था जिसका रंग भी काला था, जो कि उधर भानगढ़ के आसपास ही रहा करता था, पहाड़ी पर कुटिया बनाकर। उसकी निगाह में वो रत्नावती आती है और वो उस रत्नावती को देखता ही रह जाता है। ये सारी बातें जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एज ए कहानी की तरह, ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये सुनीता की रूह द्वारा बताई गई बातें हैं। और इस जो PLR था, PLR एनालिसिस जो टाइम था, हमारा सेशन था, ये करीब 5 घंटे चला। 5 घंटे पूरी प्रक्रिया चली, तब जाकर हमको ये स्टोरी के बारे में जानकारी मिली। अब वो जो तांत्रिक है, नाम उसका था सिंधिया, सिंधिया नाम का तांत्रिक। अब भाई वो जो तांत्रिक है वो मन ही मन रत्नावती को चाहने लगा कि ये तो उनकी पत्नी होनी चाहिए। लेकिन कहते हैं तंत्र विद्या से पूछी गई बातें और उनका जवाब देने वाली तंत्र विद्या ही होती है। रत्नावती खुद तांत्रिक थी, वो सारी विद्याओं को जानती थी। उन्होंने अंदर अंदर भाव में देखा कि ये जो सिंधिया है ये उसको कुछ देख रहा है गलत तरीके से, तो उन्होंने अपनी आंतरिक शक्ति से मना कर दिया। और सिंधिया जो कि खड़े खड़े गिर पड़े, उनको बड़ा ऐसा लगा कि उनके अहम को चोट लगी कि यार ये तो बड़ा बवाल है भाई, तू कैसे बचेगा। लेकिन उसके दिमाग ने ये ठान लिया कि उसको चाहिए तो रत्नावती ही चाहिए। वो पहाड़ी पर रहता अपनी कुटिया में और वहीं से वो तंत्र विद्या की जो प्रक्रिया है उसको चलाया करता। लेकिन रत्नावती भी अपने आप में बहुत ज़बरदस्त तांत्रिक व्यवस्था वाली महिला थी, वो काटते नहीं। एक रोज़ उस तांत्रिक सिंधिया ने रत्नावती की जो खास दासी होती है उसको अपने वश में किया। उसके हाथ में एक खास तरह का इत्र दिया और कहा कि इसको महारानी के जो रंग महल कहते हैं, जहाँ पर वो स्नान करती हैं, जब श्रृंगार करती हैं, उस जगह पर आप रख दीजिएगा। जैसे ही महारानी रत्नावती वहाँ पर आई, उन्होंने उस इत्र को देखते ही पहचान लिया कि भाई इसमें तो कुछ ना कुछ बवाल है। और वो उस इत्र में कुछ ऐसा भाव था कि जो भी उस इत्र को लगा ले वो स्वयं खिंचता हुआ उस तांत्रिक के पास चला जाए, तांत्रिक के सीने से लिपट जाए। अब इस भाव को जान गई रानी रत्नावती। उन्होंने उस इत्र की जो शीशी थी उसको एक बड़े से पत्थर पर फेंक कर मारा। और कहते हैं तंत्र विद्या का ये असर ऐसा होता है कि वो जो पत्थर है, वो पत्थर अचानक से हवा में इतनी जोर से उड़ा और उसने सीधा जो कुटिया में बैठा हुआ तांत्रिक था सिंधिया, उसके सीने पर जाकर गिरा। बड़ा पत्थर था विशाल, और जैसे वो गिरा तांत्रिक के तुरंत प्राण पखेरु उड़ गए। अब तांत्रिक तो मारा गया। यहाँ रत्नावती अपने महल में थी, वो समझ गई कि कौन दासी उसको लेके आए थे। उन्होंने हर तरह की बात करी। फिर दासी से पूछा तो उन्होंने बताया दासी ने कि वो भी कुछ ऐसे ही असर में थी, तो वो खुद को नहीं रोक पाई। तो महारानी रत्नावती ने उनको माफ़ कर दिया, कहा कि कोई बात नहीं, देखा जाएगा। क्योंकि महारानी रत्नावती उस दासी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी, उनकी खास दासी थी। और वो सिर्फ दासी ही नहीं, महारानी रत्नावती की गुरु भी थी, क्योंकि वो दासी भगवान श्री कृष्ण की बहुत अच्छी भक्त थी। और उन्हीं की कृपा से महारानी रत्नावती को भी भगवान श्री कृष्ण की शरण मिली और वो उनके भाव में रहती, तो उनके ऊपर ऐसा कुछ असर भी नहीं हुआ। अब जो सिंधिया था वो मरते समय एक श्राप देकर गया महारानी रत्नावती को। उसने कहा कि जैसे आज मैं तड़प तड़प के अपने प्राण त्याग रहा हूँ,
तुम लोग भी ऐसे ही तड़प कर मरोगे। और तुम मतलब है कि सभी जितने भानगढ़ किले के व्यक्ति हैं। और इस बात को हुए महज 2 महीने ही बीते। भानगढ़ के किले पे अजबगढ़ के जो राजा थे उन्होंने आक्रमण कर दिया, और उस आक्रमण में वहाँ के जितने भी लोग थे, भानगढ़ के जितने भी लोग वहाँ पर थे, सभी को मौत के घाट उतार दिया गया। और इस जो युद्ध था, जो लड़ाई थी, इसमें महारानी रत्नावती भी अपने प्राण त्याग देती है। अब जब सुनीता से ये पूछा गया कि सुनीता, जो तुम कह रही हो बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन तुम अपने आप को क्या मान रही हो, अपने आप को कहाँ पा रही हो? तो वो अपने आप को महारानी रत्नावती तो बताती हैं, लेकिन वो बताती हैं कि उनकी जो सास है, उनकी सास कोई और नहीं, वही तांत्रिक सिंधिया है। लेकिन पहले तो वो एक पुरुष रूप में था और अब वो महिला रूप में। यहाँ पर उनसे कहा गया कि तुम्हारा जो पिता है हरिचंद, वो कौन है? तो उनके बारे में बताई सुनीता ने, रत्नावती के रूप में थी, कि वो मेरा एक दास है। वो दास बहुत अच्छी तरह से मेरा ख्याल रखता है। कभी बाहर जाना होता है तो मेरे रथ को वही चलाता है, मेरा एक दास है। अपनी बहन भाइयों के बारे में बताया कि वो उसके अपने यारे प्यारे सखी दोस्त, उसके अपने खास निजी दास हैं, दासी हैं। फिर उनसे कहा गया कि तुम्हारी ननद कौन है? तो ननद के बारे में बताया कि ननद कोई और नहीं, उनके वही गुरु हैं जिन गुरु ने उसको तंत्र विद्या तो सिखाई, लेकिन उनकी वो जान ले ली थी उस गुफा में मूंद कर। अब ये सारे जो राज खोल रही है वो लड़की सुनीता खोल रही है, लेकिन राज किसके हैं? महारानी रत्नावती के, जिसकी अपार सुंदरता में पूरा राज विस्मित था। देख रहा था कि भाई सुंदरता तो हमने बहुत देखी, लेकिन इतनी सुंदर कोई नहीं देखी, ये तो बहुत सुंदर है, बहुत हद से ज़्यादा सुंदर। इस तरह की बातें जब सुनीता ने कहा तो सुनीता से पूछा कि ये जो तुम्हारी गाइड थी, सोल गाइड जो थी, उसका गला किसने घोट रखा था, क्योंकि वो बोल नहीं पा रही थी। तो उन्होंने बताया कि जो अभी इस समय जो उनकी ननद हैं, यानी कि पूर्व जन्म में जो इनका तांत्रिक गुरु था, उसने उसकी जो सोल गाइड थी उसकी गला घोट रखा था और उसको बोलने नहीं दे रहा था। लेकिन अब तुम्हारे साथ ये सब प्रक्रियाएं जो होती हैं, तुम परेशान हो, तुम पे ऊपर पराया तंत्र मंत्र की जो विद्या चल रही है वो किसकी वजह से चल रही है? तो यहाँ पर उस लड़की सुनीता ने कहा कि इन पूरी प्रक्रियाओं को करने वाली कोई और नहीं है, वही सिंधिया तांत्रिक है जो अब इस समय उनकी सास बनकर आया है। और ये इसी प्रकार के उन नींबू के रूप में उन पत्थरों को उसके ऊपर आजमाती है ताकि उसकी वो जान ले ले। लेकिन उसकी जान बचाने के लिए सिर्फ एक चीज़ काम आ रही है, वो है भगवान श्री कृष्ण की कृपा। क्योंकि सुनीता खुद भगवान श्री कृष्ण की भक्त भी हैं, मानती भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी भक्त तो रानी रत्नावती थी, जिन्होंने गोविंद जी का मंदिर बना रखा था अपने उस राजमहल में। वो आज भी मौजूद है। जब भी आप कोई भानगढ़ के किले में जाओगे ना, वहाँ पर 2 चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी। एक तो वो गुरु जिसने कहा था कि मेरी उस झोंपड़ी पर परछाई ना आए, वो भी आज वहाँ पर मौजूद हैं, साक्षात दिखेंगे आपको। और दूसरा गोविंद जी का मंदिर। बाकी आपको बहुत सारी ऐसी रहस्यमयी चीज़ें मिलेंगी, आप एक एक चीज़ को जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जिस तरीके से महारानी रत्नावती का ये पास्ट टाइप रेग्रेशन किया गया, ये सुनीता का रेग्रेशन था, लेकिन उसके उस रेग्रेशन में ऐसी ऐसी मतलब कि हैरान करने वाली बातें सामने आई, वो वाकई में हैरान कर देने वाली थी। और परसों रात जब मैं टीवी देख रहा था तो बच्चों ने कुछ हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में स्टोरियाँ चला रखी थी टीवी पर। मैंने उसको देखा, ये PLR हम पहले ही कर चुके थे करीब 3 रोज़ पहले। अब वो कहानी मैंने देखी, जबकि भानगढ़ में खुद जाकर देख कर आया हूँ, मुझे वहाँ पर ऐसी कोई कहानी नहीं मिली। लेकिन टीवी पे पता नहीं कुछ अलग अलग तरह की कहानियाँ चल रही हैं। कोई कुछ भी कह रहा है, कुछ भी। कोई कह रहा रत्नावती ने ये किया, सिंधिया ने ये किया, उसके गुरु ये थे, उसने ये किया, वो किया। ये सब बातें ऐसी लगी कि जैसे सही भी हैं या फिर गलत भी हो सकती हैं। लेकिन जो PLR की जो शूटिंग थी, जो अर्थपूर्ण बातें थी जो हमारे सामने आई,
हमने जब उनको उनसे मैच करके देखा तो जो राजस्थान में फैली हुई घटनाएं हैं वो बहुत सारी मैच कर रही थी, खासकर रानी रत्नावती से जुड़ी हुई। लेकिन वो उस समय की बात है, 300 साल पहले की बातें, और अब हाल फिलहाल के जीवन में दखलंदाजी कर रही हैं। ये क्या है? ये एक कार्मिक कनेक्शन है। और मैं ये कहता हूँ कि आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ तक आए हैं, उन्होंने बहुत कुछ देखा होगा, सोचा होगा, समझा होगा। और मैं कहता हूँ कि इस बात को कि आप लोग खुद परेशान से होंगे इस मामले में कि यार हम लोग क्यों भुगत रहे हैं इस सब चीज़ों को। तो ये मैं आपसे कहूँगा और हृदय से कहूँगा कि भैया ये सिर्फ व्यर्थ की बातें नहीं है, ये वो बातें हैं जो आपके पूर्व जन्मों के होने वाले जो कर्म हैं और जो दंड के रूप में इस समय आपके सामने आ रहे हैं, इनको तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। लेकिन यदि आप लोग PLR करवाते हैं और इन सारी बातों को जान जाते हैं तो फिर आप बड़े सुख में रहेंगे। नहीं करते हैं तो आपकी मर्जी है। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाऊंगा एक और अनोखा मामला। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।